Good morning, students. Today's topic is differentiability. जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और अभी फिर से आपको डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो या न्यूज़ सुना हो तो कोई एक स्टेट ऐसा था जहाँ पे डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा थी। आई थिंक शायद आपको याद आ रहा होगा। यस, दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई। इसके साथ साथ मार्केट में डीजल व्हीकल्स की बिक्री भी पहले की अपेक्षा कम हो गई। गाड़ियों की बिक्री बहुत सारे फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली मैं दिल्ली स्टेट के अंदर जो है डीजल के रेट पेट्रोल के रेट से ज़्यादा होने पे चर्चा कर रहा हूँ। और अभी कल ही डिसीजन वहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है कि डीजल अब 8 से 9 रुपए के आसपास जो है सस्ता होगा। अब वो डीजल सस्ता होगा और पेट्रोल वहाँ पे महंगा होगा। मेरा बस यही कहना है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया, पहले रेट बढ़ाया फिर रेट घटाया। जब गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया तो उनका टारगेट था कि इस कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में जो रेवेन्यू की कमी है उसको मैं डीजल पे रेट बढ़ा के उस रेवेन्यू को पूरा कर लूँ। ऐसा उनका स्टेटमेंट कल के ब्रीफ में भी था वहाँ के सीएम का। क्योंकि डीजल व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा है और लोग डीजल बहुत ज़्यादा गाड़ियों में डलवाते हैं, तो अगर रेवेन्यू उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएँ तो उस पर रेट बढ़ा दिए जाएँ तो रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होगा। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कल उन्होंने अपना रेट वापस ले लिया। उन्होंने डीजल के दामों में भारी कटौती करी और अब पेट्रोल महंगा है वहाँ पे, डीजल सस्ता है। अब वहाँ पे डीजल की कीमत यूपी से कम है। पहले क्या था, डीजल की कीमत दिल्ली के अंदर यूपी से कहीं ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण से लोग अपनी गाड़ियों में डीजल डलवाने के लिए यूपी एंटर कर जाते हैं गाजियाबाद और वहाँ पे डीजल डलवा लेते हैं। या भी जो भारी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक वगैरह हैं, तो अगर डीजल उनको कम पड़ सकता है तो वो यूपी में ही डीजल डलवा लेते थे और दिल्ली को पूरा क्रॉस कर जाते थे। लेकिन दिल्ली के पेट्रोल पंप से जो है फ्यूल पंप से डीजल नहीं भरवाते थे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो डीजल की सेलिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ डीजल पे, कि डीजल का रेट क्या है। तो जो सेलिंग क्वांटिटी ऑफ डीजल है वो टोटली यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि डीजल का रेट कितना है। मींस जो क्वांटिटी पहले उनके यहाँ सेल होती थी, पहले कहीं ज़्यादा उनके पर डे की सेलिंग थी डीजल की, लेकिन रेट बढ़ाते ही वो घट गई। मतलब क्वांटिटी, जो सेलिंग क्वांटिटी है डीजल की, वो डिफर कर गई। अगर कोई फंक्शन या कोई ऑपरेशन या फिर कोई एक्टिविटी जो किसी फर्दर पैरामीटर के कारण से डिफरेंशिएट कर जाए तो समझिए कि उसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी है। जैसे यहाँ पे देखा कि डीजल की क्वांटिटी की जो सेलिंग है, जो बिक्री है, वो डिफरेंशिएट कर रही है। और किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रही है कि रेट ऑफ द डीजल, डीजल का रेट क्या है। इट मीन्स सेलिंग क्वांटिटी ऑफ डीजल हैज अ डिफरेंशिएबिलिटी। डिपेंडेंटनेस किस पे ऊपर डिपेंड हो रहा है, डिपेंड हो रहा है वो रेट ऑफ द डीजल पे। ऐसे ही हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया है कि दिस इज अ ग्राफ टाइम इंटरवल एंड कवर डिस्टेंस। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है। और मैं ये देख रहा हूं कि जब 10 मिनट गाड़ी चल चुकी होती है तो ये गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लगभग 8-9 किलोमीटर।
जब गाड़ी 20 मिनट चल चुकी होती है तो गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? लगभग 11-12 किलोमीटर। स्टार्टिंग के 10 मिनट जो कवर डिस्टेंस है वो 8-9 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट 10 मिनट में जो कवर डिस्टेंस है वो, अगर ये 8 किलोमीटर इसको सपोज करें और इसको 12 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर का है। तो यहां पे जो कवर डिस्टेंस है वो डिफर कर रहा है एज पर द टाइम टेकन। और ये जो डिफरेंसिबिलिटी है, डिस्टेंस, कवरिंग डिस्टेंस में जो डिफरेंसिबिलिटी है, ये इसका रेट कभी कम है कभी ज्यादा है। स्टार्टिंग में 10 मिनट में उसने 8 किलोमीटर कवर कर लिया, नेक्स्ट 10 मिनट में वो केवल 4 किलोमीटर कवर करता है। व्हीकल चल रही है, कार चल रही है, प्रॉपर वो डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसमें डिफरेंसिबिलिटी है, कवर डिस्टेंस में डिफरेंसिबिलिटी है, वो डिफर कर रहा है टाइम टेकन के अकॉर्डिंग। कभी ज्यादा है डिफरेंसिबिलिटी, कभी कम है। अगर हम और आगे जाएं, 20 से 30 मिनट पे जाएं, यहां पे जाएं, तो कवर डिस्टेंस आई थिंक बहुत, मान लिया यहां से यहां के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस। मीन्स नेक्स्ट 10 मिनट में 20 से 30 मिनट के दौरान उसने 10 मिनट का टाइम टेकन किया, लेकिन कवर डिस्टेंस कितना? ओनली 1 किलोमीटर। अब डिफरेंसिबिलिटी कम हो गई। सिमिलरली मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं उनमें भी डिफरेंसिबिलिटी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो फंक्शन किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लास्ट ईयर हमने डेफिनेशन डिस्कस किया है कि सपोज f इज अ रियल फंक्शन एंड f इज अ रियल फंक्शन। तो पहले रियल फंक्शन के बारे में आपको बता दें कि रियल फंक्शन का मतलब सच फंक्शन हुज डोमेन एंड कोडोमेन आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल फंक्शन। c इज एनी पॉइंट इन द डोमेन, और ये कह रहा है कि डिफरेंसिबिलिटी c पॉइंट पे बताइए। अब डिफरेंसिबिलिटी वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है। इस ग्राफ को देखें, डिफरेंसिबिलिटी पहले 10 मिनट की 8 किलोमीटर के आसपास है कवर डिस्टेंस में। डिफरेंसिबिलिटी नेक्स्ट 10 मिनट में 8 से 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के आसपास है। डिफरेंसिबिलिटी नेक्स्ट 10 मिनट में 12 से 13 किलोमीटर मान लिया, 1 किलोमीटर का है। तो जो कवर डिस्टेंस है उसकी डिफरेंसिबिलिटी का जो रेट है, स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत ज़्यादा थी, नेक्स्ट 10 मिनट में डाउन हुई और नेक्स्ट 10 मिनट में और डाउन हो गई। तो हम डिफरेंसिबिलिटी से हम ये फाइंड करते हैं कि किसी फंक्शन में चेंज होने का रेट क्या है, किसी फंक्शन में चेंज होने का रेट क्या है। अभी तो यहां से 10 मिनट हमने काफ़ी बड़ा टाइम इंटरवल ले रखा है। आगे चल के इसी को अगर टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया जाए, 10 मिनट के बजाय 11 मिनट कर दिया जाए, 1 मिनट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, 1 मिनट से 10 सेकंड कर दिया जाए, 10 सेकंड से टाइम इंटरवल 1 सेकंड कर दिया जाए, तब हम ये देखें कि 1 सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तब हमें 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस का डिफरेंसिबिलिटी रेट मालूम पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है, कवर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन आपको करेंगे, यू विल गेट द डिफरेंसिबिलिटी रेट। जब ये कह रहा है कि वी हैव टू चेक द डिफरेंसिबिलिटी एट द पॉइंट सी, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पॉन्टेनियस डिफरेंसिबिलिटी हमें चेक करनी है। स्पॉन्टेनियस डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें एक छोटा सा इंटरवल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक इंटरवल h ले लिया। पहले फंक्शन की वैल्यू c प्लस h पे फाइंड किया, फिर हमने फंक्शन की वैल्यू c पे फाइंड किया और देखा कि जब टाइम इंटरवल, जब टाइम c मिनट पे था और जब नेक्स्ट बढ़ के वो c प्लस h मिनट हो गया, तो ये जो h टाइम इंटरवल है, इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में इस फंक्शन के अंदर कितना डिफरेंस आया है। तो इस फंक्शन के अंदर जो डिफरेंस आया दैट इज एफ सी माइनस एच।
एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये फंक्शन में चेंज आया। कब चेंज आया? जब आपने टाइम टेकन में ओनली h मिनट का चेंज किया। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड differentiation. Differentiation is a process to get the derivative. This whole thing is called derivative of f if this is the function of x. So this whole thing is called the derivative of f with respect to x, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये x पे डिपेंड कर रहा है। x में जो मैंने चेंजेस किए वो स्टार्टिंग में c से स्टार्ट किया और ये चेंजेस मैं ले गया c प्लस एच तक। मैंने c से स्टार्ट किया और c प्लस एच तक ले गया। इसमें जो चेंजेस आए वो h मिनट का आया और जो कवर डिस्टेंस में चेंज आया वो, जो फंक्शन में चेंज आया वो फाइनल वैल्यू माइनस जब आपने स्टार्ट किया था इनिशियल वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू में ये चेंज आया। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया देन यू गेट द डेरिवेटिव। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज h इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इट्स एक्चुअल वैल्यू नोबडी नो बट इट्स अप्रॉक्स वैल्यू इज़ कंसिडर्ड एज जीरो। तो चूँकि आप जब अप्रॉक्स वैल्यू की बात करते हैं तो आपको लिमिट लगाना है। तो फंक्शन में यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज डिनोटेड बाई दिस। f के ऊपर आपने कॉमा लगा दिया, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट c, इसलिए ब्रैकेट में आगे c लिखा हुआ है। या फिर आप यहाँ पे आपने f c लिख दिया, या इसको लिख दीजिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c, या फिर आप इसको लिख देंगे डी डी एक्स, लास्ट ईयर बात हो चुकी है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो इन्होंने एक तरीका ये है कि इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाएं, x इक्वल टू c लिखें, या फिर दूसरा तरीका है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ लिख दें c। ये अंडरस्टूड है कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू c। इफ दिस रियल फंक्शन यू कंसीडर y इक्वल टू एफ एक्स, then this derivative of fx with respect to x will be denoted by dy dx, dy dx, और y के ऊपर आप कॉमा लगा दीजिए। here y इक्वल टू एफ एक्स, आपने कोई कंसिडर एफ एक्स को y कंसिडर कर रखा है, तब आप इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एंड to get the derivative of any function, this whole process is called differentiation. This whole process is called differentiation. So differentiation is a process to get the derivative of any function with respect to some variable. With respect to some variable, और जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये ध्यान रखना है कि फंक्शन शुड बी डिपेंड ऑन दैट वेरिएबल। आप यहाँ पे ये फंक्शन f(x) है, ये फंक्शन
x पे डिपेंड कर रहा है, देन यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर फंक्शन उस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है तब उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि कोई फंक्शन किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल क्या बताएं, सपोज ये 5 है, कोई कहे कि इस 5 की वैल्यू बताइए, इस 5 का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं ये देख रहा हूं 5 इज ए कांस्टेंट नंबर, x की वैल्यू कुछ भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, 5 तो स्टार्टिंग में भी 5 रहेगा और एंड में भी 5 ही रहेगा। तो जब फंक्शन की वैल्यू, यहां पे फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5, ये जो वैल्यू है वो वेरिएबल x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 5 और एंड में भी 5, जबकि वेरिएबल की वैल्यू में आपने बहुत सारा चेंज कर दिया होगा। और जबकि डेफिनेशन में क्या है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उन दोनों को आप डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन में जो चेंज आया दैट इज जीरो, और जबकि वेरिएबल में जो चेंज आया वो जीरो नहीं है। इस केस में जो ओवरऑल रिजल्ट आया दैट इज जीरो। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, अगर कांस्टेंट फंक्शन, यू नो द कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जिस फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, दिस विल बी जीरो। नाउ देयर आर द फॉलोइंग रूल्स which we have studied in earlier classes in 11th class। वहाँ पे था algebra of differentiation, कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उन दोनों का सम भी डिफरेंशिएबल होगा, उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा। और दो फंक्शन का अगर सम को डिफरेंशिएट करना है हमें, जो है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन हैं हमारे पास और हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो सेकंड फंक्शन है दैट आल्सो विल बी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। एंड सेकंड रूल था जिसको कि हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल बोला था, कि अगर दो फंक्शंस f और x मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो पहले एक बार फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए एट ए टाइम 1, और जो सेकंड फैक्टर है जी एक्स एज इट इज़ इस छोड़ दीजिए। फिर आप फर्स्ट फैक्टर को चूँकि पहले कर चुके हैं तो उसको छोड़ दीजिए, सेकंड फैक्टर को डिफरेंशिएट किए। अब अगर कोई फंक्शन 3 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, सपोज u, this is v and this w, this is the function of x, this one is also function of, this one is also function of, तीनों ही x पे डिपेंड कर रहे हैं और इनका आपको डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट फैक्टर कर लीजिए, नेक्स्ट टू फैक्टर एज इट इज़ छोड़ दीजिए, फिर आप सेकंड फैक्टर को करिए एंड जो अदर फैक्टर्स हैं उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और लास्ट में आप थर्ड फैक्टर को डिफरेंशिएट करिए जो है। तो इस तरीके से आप 3 फंक्शंस अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि u v w ऑल शुड बी द फंक्शन ऑफ x, और तीन के तीनों ही x पे डिपेंड करने चाहिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन फार्मूला भी था हमारे पास।
दो फंक्शन अगर क्वेश्चन फॉर्म में हमारे पास हैं, u and v both are the function of x, both are depending upon the x, or then we can differentiate with respect to x. जो नोमरेटर है, सपोज एज अ फर्स्ट फंक्शन, नोमरेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, नाउ नोमरेटर एज इट इज क्योंकि वो एक फैक्टर हो चुका है, और जो सेकंड फैक्टर डिनोमिनेटर है उसको डिफ्रेंशिएट किए अपॉन में v स्क्वायर। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, दिस 3 पॉइंट्स, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को एज ए रूल आप याद रखिए, बहुत काम में आएगा। और कंडीशंस यही है कि ये ध्यान रखना है कि दिस फंक्शन शुड नॉट बी जीरो, ये फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे। जो है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले भी यहाँ पे गिवन हैं कि x रेस्ट पावर n का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव, इस पे भी हम लोगों ने लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि x रेस्ट पावर n है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दिस विल बी n इंटू x रेस्ट पावर n माइनस 1। इस पे ध्यान दीजिएगा, फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द x चेंज होगा, उसके बाद पावर के अकॉर्डिंग ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन बेसिक रूप से ये डिपेंड कर रहा है x पे। साइन x तो साइन, इस साइन फंक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, तो हम इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ही फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x लिखा है, यहाँ पे देखिए x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव cos x। नेक्स्ट cos x का डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये जो cos x फंक्शन है ये डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, फार्मूला लास्ट ईयर प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट tan x, this function is directly depending upon the x, and we are getting the derivative with respect to x, this will be sec square x। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर और आपसे कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, ये अब मेन टॉपिक आया आपके पास। तो ये जो साइन फंक्शन है, दिस इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द एक्स स्क्वायर, एंड जो ये एक्स स्क्वायर है, दिस वैल्यू इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एक्स। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम x के चेंज होने पर साइन की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, हमें वो फाइंड करना है। यहाँ साइन जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर, और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप cos x स्क्वायर नहीं लिख सकते। हाँ, आप cos x स्क्वायर कब लिख सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर, ये जो साइन फंक्शन है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पे, और इसका डेरिवेटिव आप एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लें। आपको बताना है इस केस में कि साइन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा अगर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू में चेंज किया जाए। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू में चेंज किया जाए तब साइन की वैल्यू में कैसे चेंज होगा, ये डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली एक्स स्क्वायर पे। तो जिस पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हम उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो सेम वहाँ के अकॉर्डिंग हम ये लिख देंगे cos x स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नहीं, आप साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नहीं, आप मुझे केवल बताइए कि x के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है, कि अगर x की वैल्यू में चेंज करें तो साइन की वैल्यू में कैसा चेंज आ रहा है, किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं साइन की वैल्यू में। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है डी एक्स स्क्वायर
साइन एक्स स्क्वायर इंटू, ये आपने यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर कर रखा है, नया टर्म है, तो डिनोमिनेटर में था तो आप नोमिनेटर में भी एक नया टर्म डी एक्स स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से, ताकि बैलेंस रहे। नाउ साइन एक्स स्क्वायर में साइन डायरेक्टली एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और इसमें हमें टारगेट दिया गया है कि एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव बताइए। तो दिस विल बी कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि एक्स स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और हमें डेरिवेटिव बताना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी प्रीवियस फार्मूला था एक्स रेज़ टू एन, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ 2x। तो ओवरऑल जो इसका डेरिवेटिव आया दिस इज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये जो आपने टेक्निक यूज़ किया कि साइन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पे, लेकिन आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जबकि सिस्टम ये कहता है कि कोई फंक्शन डायरेक्टली जिस पे डिपेंड करेगा हम डेरिवेटिव उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। फार्मूला हमें वही बताया गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो खुद एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो उसी को फाइंड करने के लिए हमने ये टेक्निक यूज़ किया, और ये जो टेक्निक है दिस इज़ कॉल्ड चैन रूल, या आप चैन रूल टेक्निक कुछ भी बोल दें, ये आपकी मर्जी है। और चैन रूल अमूमन बोला जाता है कि अगर आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं, एफ ऑफ जी है, तो आप पहले कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और इसका जो है आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जी करिए, क्योंकि f डिपेंड कर रहा है g और g डिपेंड कर रहा है x पे, और फिर लिख दीजिए दिस इज कॉल्ड चैन रूल। ऐसे ही तीन फंक्शंस का कंपोजिशन है u ऑफ v ऑफ w। जो लास्ट वाला फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है, v u पे डिपेंड कर रहा है और u v पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन, ये जो इतना बड़ा कंबाइन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये जो कंपोजिशन फंक्शन है वो फाइनली डायरेक्टली तो u फंक्शन v पे डिपेंड कर रहा है, v w पे डिपेंड कर रहा है और w डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हमें विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप u फंक्शन को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर v फंक्शन को w फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एंड लास्ट में w फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें आप। और आप जो है कितना भी कंपोजिट फंक्शन हो, कितना भी टफ से टफ फंक्शन हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सपोज आपको एग्जाम्पल दिया गया कि आप x प्लस 2x प्लस 1 रेस्ट पावर 100 इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपको करना क्या है, पहले आप इस होल फंक्शन को, क्योंकि दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1, इस होल फंक्शन को 2x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और जब 2x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप फार्मूला ये x रेज़ टू पावर n का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये x है, होल फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है और हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे होल फंक्शन 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 100 डिपेंड कर रहा है 2x प्लस 1 पे। तो इस पहले इनिशियली आप 2x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट 100 इंटू, यहाँ पे x था तो अब आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 100 माइनस 1 99 इंटू नेक्स्ट, अब 2x प्लस 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2x प्लस 1 को हमने डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में,
फाइनली जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना था, x के रेस्पेक्ट में ये, दिस विल बी 100 2x plus 1 raised to power 99 into 2x plus 1. There are two functions. This is a linear function, this is a constant function. 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट, हमें केवल x का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो x में आप कितना भी चेंज कर दीजिए, फंक्शन की वैल्यू इनिशियल भी वही रहेगी, फाइनल भी वही रहेगी, तो ओवरऑल चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी 0, दैट्स वाई डेरिवेटिव विल बी 0. तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 100 इंटू 2x प्लस 1 रेस्ट पावर 99 इंटू 2, और या हम कहें 200 इंटू 2x प्लस 1 रेस्ट पावर 99. ये चैन रूल का यूज़ रहा. एग्ज़ाम में किसी न किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए भी आती है. तो जब हम कोई फंक्शन f(x) है और इसकी हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देयर विल बी f(x प्लस h), मतलब x की वैल्यू में हमने h चेंज किया तो फंक्शन की नई वैल्यू हो गई f(x प्लस h), और इनिशियल वैल्यू थी फंक्शन की f(x), और जो x की वैल्यू में चेंज था दैट वाज h. तो h के कारण फंक्शन की वैल्यू में इतना चेंज आया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. दिस इज अ लिमिट. इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट. ये लिमिट एग्जिस्ट करना है. दिस शुड बी this should be exist. ये एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. किसी भी लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. तो इस लिमिट का जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा दैट विल बी कॉल्ड, डेरिवेटिव के हिसाब से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला जाएगा, और इसका जो राइट हैंड लिमिट होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव बोला जाएगा. तो सिंपली हम ये कर देते हैं, और स्टार्टिंग में हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे लिखाया था, ये दिस इज़ अ राइट हैंड डेरिवेटिव. ये जो लिमिट है ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट है जो है, क्योंकि हमें लिमिट फाइंड करना था इसका x टेंड्स टू c पे, और हमने लिखा है c प्लस h माइनस एफ सी. मतलब इसी फंक्शन को हम लोग अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख दे रहे हैं, दिस विल बी f c प्लस h माइनस एफ सी लिमिट x टेंड्स टू c के ऊपर प्लस, चूँकि यहाँ पे h का भी इन्वॉल्वमेंट है तो h टेंड्स टू 0. इस लिमिट के नीचे जो भी चीज़ अनडिफाइन है आप उसकी डेफिनेशन, जो भी चीज़ जिसकी भी जो भी नया वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं आप उसकी डेफिनेशन इसके नीचे आप लिख सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं एक ही लिखें, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं. आपको यहाँ पे जैसे h सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं तो मालूम होना चाहिए, आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज़ द h. तो h क्या है, वेरी स्मॉल नंबर है, h टेंड्स टू 0. आपने एक सिंबल यहाँ पे c यूज़ किया है तो c के बारे में मालूम होना चाहिए. c क्या है कि जो फंक्शन f(x) है उसमें जगह पे हम c रख रहे हैं, और x इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड टू c. कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है. और इसके बारे में आपको बार बार बताते रहे हैं कि x टेंड्स टू c प्लस मीन्स होता क्या है, x टेंड्स टू c प्लस मीन्स होता है x ग्रेटर देन c. और इसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो क्या लिया जाएगा, तो x इक्वल टू c प्लस h ये लिया जाएगा. नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, एक्सरसाइज के हैं, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड आल्सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन.
and prove that the greatest function is not differentiable at any point। आपको ये बताना है यहाँ पे। ये 3 क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट हैं, और चौथा क्वेश्चन भी आप ये ले सकते हैं इसके बारे में कि ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, जो मॉडुलस फंक्शन है हमारे पास ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉडुलस फंक्शन के लिए तो एग्जांपल आप एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक मॉड एक्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो होते हैं, लेकिन वो ये रहा कि मॉड एक्स इज़ कंटिन्यूस, बट ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तब 1 आएगा, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो -1 आएगा। इसको आप देखिएगा। हम थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास sin x² + 5। तो जब हम sin x² + 5 इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे साइन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, x² + 5 पे। तो इस फंक्शन का, इस होल फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x² + 5 क्या होगा? दिस विल बी cos x² + 5, बिकॉज sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x होता है। sin x² + 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x² + 5 होगा cos x² + 5, बट हमें डेरिवेटिव फाइनली x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था। दैट्स वाई इनटू लिखिए d और लिखिए यहाँ पे x² + 5 और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दिस थिंग विल बी x² का डेरिवेटिव 2x एंड 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 होगा, प्लस होगा तो 2x ही बचेगा इनटू ये वाला पार्ट cos x² + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जैसे हम 7 ले लें। आपको दिया हुआ है 2 × स्क्वायर रूट ऑफ cot x²। तो दिस इज 2 × cot x², स्क्वायर रूट मीन्स रेज़्ड पावर 1/2। इनिशियल 2 तो एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। इनिशियल फंक्शन ये है। ये जो पूरा फंक्शन है, केवल इस पावर को छोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पे cot x² पे। दिस होल फंक्शन की वैल्यू cot x² पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को cot x² के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करूंगा। cot इस फंक्शन को मैं cot x² के रेस्पेक्ट में 2 एज इट इज़ रहा। अब जो cot x² के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो जो हमें फार्मूला याद आएगा वो फार्मूला याद आएगा x⁻n। यहाँ पे n एक कांस्टेंट नंबर होता है और ये वेरिएबल होता है, मतलब इसकी ये एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे फंक्शन जिसमें ये फंक्शन है और उसके ऊपर ये कांस्टेंट पायर है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे n आ जाता है, फिर वही सेम फंक्शन x⁻n-1। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी करेंगे कि cot x² (1/2) 1/2 इज़ अ कांस्टेंट पावर और x⁻n का हमने फार्मूला यूज़ किया, तो दिस विल बी 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू। हम ये cot x² के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, आपको पहले बता दें। ये आधा काम हो गया इनटू हमने इस फंक्शन का cot x² का रेस्पेक्ट में डिफरेंस किया। अब हम cot x² का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर से वही बात आ गई, cot x² का डिफ्रेंशिएशन
जो है x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉट फंक्शन एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉट एक्स स्क्वायर को पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आगे चल के ये लाइन हो गई हमारे पास 2 इंटू 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो कॉट एक्स का फार्मूला है, कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दिस इज माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमने एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कर रखा है, अभी बचा हुआ है, क्योंकि फाइनली मुझे डिफ्रेंशिएशन तो करना था एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसको डिफ्रेंशिएट किया कॉट एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, कॉट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया हमने एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट में। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। नाउ यू विल गेट द फाइनल सोल्यूशन। आप यहाँ पे देखेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ गया कॉट एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो आपने यहाँ क्या किया, चैन रूल का यूज़ किया, चैन रूल का यूज़ किया, बिकॉज ये जो फंक्शन था ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था। ये कॉट एक्स स्क्वायर के ऊपर 1/2 लगा हुआ है, ये देखिए। तो पहले मैंने उसको कॉट एक्स स्क्वायर के ऊपर 1/2 पावर लगा हुआ, तो पहले उसको मैंने एक्स रेज़ टू पावर n से ट्रीट किया। देन आफ्टर कॉट एक्स स्क्वायर की जब बात आई, तो कॉट एक्स स्क्वायर जबकि फार्मूला होता है कॉट एक्स का, तो हमने कॉट एक्स के फार्मूले को अप्लाई किया कॉट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और डिफ्रेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और थर्ड स्टेज में आके हमने एक्स स्क्वायर, अब फिर से हमने एक्स रेज़ टू पावर n का फार्मूला यूज़ किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तब जाके हमारा ये फाइनल आंसर है। एक आखिरी क्वेश्चन और ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन हमारे पास है, दिस ग्रेटर इंटीजर, और हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, या कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अभी आपको ये भी नहीं मालूम। सबसे पहले अगर हम चेक कर लें कंटिन्यूटी अगर हम चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कंटिन्यूटी मीन्स कि सपोज़ कोई पॉइंट है x = c, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी दिस। और इसके साथ साथ c बताते हैं। सपोज c इज़ नेचुरल नंबर या कोई इंटीजर, सपोज कर लीजिए c कोई इंटीजर है, c इज़ ए इंटीजर। अब हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स हुआ कि आपको आपका जो x है वो x = c नहीं है, c माइनस है, मतलब x की वैल्यू c से थोड़ा छोटा है। दैट टाइम आपको मालूम है कि जब x की वैल्यू, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया गया था कि अगर ये लिखा हुआ है 2.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 2.1, इसमें इंटीजर पार्ट है 2 और फ्रैक्शन पार्ट है 1, तो इसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 2। दूसरा, हमेशा के लिए याद रखने के लिए बोला गया था कि आप जो भी नंबर दिया है आप ये देखिए कौन से दो इंटीजर के बीच में है ये। तो 2.1 इज़ लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2। इन दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में 2.1 बिलोंग करता है, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट वाला इंटीजर है दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू।
दिस विल बी ग्रेटर देन, इसलिए 2 आया। तो यहाँ पे x टेंस टू c माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था कि हेयर x इक्वल टू c माइनस h, x इक्वल टू c माइनस h, और ये जो c माइनस h की वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन c माइनस 1 एंड बट लेस देन c। तो इसका जो वैल्यू आएगा इस केस में दिस विल बी c माइनस 1। जब आप इसी को राइट हैंड लिमिट इसका फाइंड करेंगे तो उस केस में x टेंस टू c प्लस हो जाएगा RHL। जब आप फाइंड करेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू c के ऊपर प्लस का आपने साइन लगा दिया, और जब c के ऊपर प्लस का साइन है दिस मीन्स आपको बताया गया था x ग्रेटर देन c, और एक्चुअल में x इक्वल टू है c प्लस h, और c प्लस h दिस नंबर इज ग्रेटर देन c बट लेस देन c प्लस 1। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी c। तो राइट हैंड लिमिट c है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका c माइनस 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, फंक्शन की कंटिन्यूटी होना अनिवार्य है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी का होना अनिवार्य है। ओके, थैंक यू।